हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह। और मैं फिर आ गया हूँ स्टूडेंट्स के मास्टर नोट्स लेकर एक नए लेक्चर के साथ। तो चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इसको जूम कर देता हूँ। चलिए एक बार इंडेक्स देखेंगे दोस्तों कि हम क्या क्या कर चुके हैं। देखो भैया, डेफिनेशन हम कर चुके हैं, नेचर ऑफ लॉ को कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ लॉ कर चुके हैं दो पार्ट में, 1 और 2। मैंने वो बना रखी है एक प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स के नाम से, चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक ही पार्ट में इंट्रोडक्शन है केवल ये। फिर शुरू होता है एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसकी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके बाद हमने इसमें जेरेमी बेंथन को कर लिया, एक क्लास वहां पर है। जॉन ऑस्टिन को कर लिया। कल किया था श्रीमान हॉलैंड को, थॉमस एरिस्किन हॉलैंड। और आज अपन करने वाले हैं एच एल ए हार्ट को। तो एक चीज याद रखना कि ये जितनी भी एनालिटिकल स्कूल की वीडियोस हैं, उन सब में टाइटल के बाद मैंने उन पर डाल रखा है A1 एनालिटिकल स्कूल की पहली वीडियो। जेरेमी बेंथम पे A2 डाल रखा है, जेरेमी बेंथम का भी नाम है। एंड सो ऑन, A3 A4, आज की वीडियो होने जा रही है A5, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक आइडिया दिया था मुझे किसी ने, तो हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो भैया, ये जो आपकी स्क्रीन पर महाशय हैं, इनका नाम है श्रीमान हर्बर्ट लियोनेल अडोल्फस हार्ट, और हम सब इनको HLA हार्ट के नाम से जानते हैं। राइट गाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने थ्योरी दी है। प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल्स के बारे में इन्होंने बताया है, और थोड़ा ऑस्टिन से डेविएट हो गए हैं। अगर आप ये सारी क्लासेस लगातार देखते चले आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि एनालिटिकल स्कूल जो रिएक्शन में आया था नेचुरल लॉ स्कूल के, जिन्होंने मॉरलिटी को, डिवाइन लॉ को, एटिकेट्स को नहीं माना कि ये लॉ का हिस्सा है। लेकिन जेरेमी बेंथम ने भी वही किया, ऑस्टिन ने भी वही किया, हॉलैंड ने भी वही किया। लेकिन एचएलए हार्ट थोड़ा सा मॉरलिटी की तरफ गए हैं, सरके हैं थोड़ा सा मॉरलिटी की तरफ। उसकी अब भी महत्व इन्होंने इसमें बताया है, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक। तो देखते हैं एचएलए हार्ट। हर्बर्ट लियोनेल अडोल्फस हार्ट पैदा हुए थे हैरोगेट में 18 जुलाई 1907 को, और एक्सपायर हुए 19 दिसंबर 1992 को। एक ब्रिटिश लीगल फिलोसफर थे। इन्होंने क्या किया, ही रीशेप्ड लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, जब लीगल पॉजिटिविज्म अब हमारे लिए नया नहीं रहा है, जब से हमने ऑस्टिन को पढ़ा है, एनालिटिकल स्कूल में आए हैं, तो इन्होंने रीशेप किया लीगल पॉजिटिविज्म को। ही मॉडिफाइड ऑस्टिन एंड केल्सन लोकेटेड लॉ इन सोशल प्रैक्टिस। मतलब ऑस्टिन और केल्सन का जो काम है, उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया। इन्होंने कहा कि आप लॉ को कहाँ ढूंढ सकते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस में ढूंढ सकते हैं। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रूल ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता के नियम। रिकॉग्निशन होता है ना, मान्यता, रूल ऑफ रिकॉग्निशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में रूल ऑफ रिकॉग्निशन को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये याद रख लेना इस चीज को, ROR को, राइट। तो हिज वर्क एम्फसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। तो जो इनका सारा काम था, वो इस चीज को बताता है कि लॉ एंड सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और वो रिलेशनशिप क्या है। एंड द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ व्यू टूवर्ड्स रूल, राइट। और जो आंतरिक और बाह्य बिंदु है नियमों के प्रति, उनके बारे में इन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया उस चीज को, और बताया कि वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिलेशनशिप इतना मायने क्यों रखती है। तो एक टेबुलर फॉर्म लेकर आया हूं मैं, ताकि आप लोग याद कर लें। पूरा नाम हो जाएगा HLA हार्ट, यहाँ से देख लीजिएगा, हर्बर्ट लियोनेल एडोल्फस, लीडिंग ब्रिटिश लीगल फिलोसफर। इसमें से केवल आपको इतना याद रखना है, ये ब्रिटिश ओरिजिन से हैं, पूछ लेते हैं कई बार यूजीसी के एग्जाम में। नेशनलिटी आ गई, अगेन ब्रिटिश लीगल फिलोसफर, इन्फ्लुएंशियल 20th सेंचुरी थ्योरिस्ट हैं ये। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ यहाँ पर मेंशन है। हैरोगेट इंग्लैंड में 18 जुलाई 1907 को पैदा हुए, 19 दिसंबर 1992 को ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में रुखसत हो गए, राइट। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स एंड द रूल ऑफ रिकॉग्निशन, मॉडर्नाइज लीगल पॉजिटिविज्म। ऑस्टिन के लीगल पॉजिटिविज्म को मॉडर्नाइज किया, साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी रूल ROR के साथ दिए। इन्होंने एम्फसाइज किया किस पर, लॉ और सोसाइटी के रिलेशन पर, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा सा एंटी ऑस्टिनियन आप इनको कह सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देख लेते हैं हमें, चले हार्ट का। तो हार्ट रिजेक्ट द व्यू दैट द लॉ इज मियरली सोवरेन कमांड। तो देखो, ये जो बात लिखी है ना, एंटी ऑस्टिनियन, ऑस्टिन ने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी रिसर्च इस चीज पर लगाई कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन दैट इज बैक्ड बाय सैंक्शंस, राइट। तो एनालिटिकल स्कूल में चले हार्ट हुए, जिन्होंने ये कहा कि ये मियरली एक सोवरेन कमांड नहीं है, एक संप्रभु का आदेश मात्र केवल नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा है। ऑस्टिन ने कहा था ना, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, संप्रभु का एक आदेश है जिसको मानना ही पड़ेगा।
इन्होंने आर्ग्यू किया, ही आर्ग्यूज अ मैच्योर लीगल सिस्टम इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि एक जो मैच्योर लीगल सिस्टम होता है ना, वो एक यूनियन होती है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की, राइट। प्राइमरी प्राथमिक रूल्स होते हैं, सेकेंडरी रूल्स आप मान सकते हैं कि उनसे इंफीरियर होते हैं। तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज लॉ और व्हाट इज द लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी रूल्स प्लस सेकेंडरी रूल्स, तब जाकर एक लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मैच्योर लीगल सिस्टम, ऐसा एचएलए हार्ट ने कहा। इन्होंने कहा लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स, ठीक है, सामाजिक नियम होते हैं, कायदे होते हैं लॉ के अंदर, दैट हैव बिकम लीगल रेगुलेशंस लेटर ऑन, जो लीगल रेगुलेशंस बन जाती हैं थ्रू एक्सेप्टेंस एंड प्रैक्टिसेस, राइट। एक्सेप्टेंस के द्वारा और प्रैक्टिसेस के द्वारा, जितने भी हमारे सोशल नॉर्म्स हैं। देखो एचएलए हार्ट कह रहे हैं कि लॉ जो है वो सोशल नॉर्म्स होते हैं, लॉ में कुछ सामाजिक नियम कायदे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीगल रेगुलेशन बन जाते हैं। कैसे? प्रैक्टिस करते करते, और उनकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में जब आ जाती है तो आप उनको लीगल रेगुलेशंस में कर सकते हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि कुछ कुछ हम कस्टम्स की तरफ जा रहे हैं, कस्टम इज द सोर्स ऑफ लॉ, पढ़ा था हमने सोर्स ऑफ लॉ की क्लास में अपनी में, कि कस्टम एक बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस हो रहे हैं, वाइडली एक्सेप्टेड हैं, तो वो लॉ में आ जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। तो यही एचएलए हार्ट ये कह रहे हैं, एक्सक्यूज मी, people follow legal rules not only from fear of sanction but because they accept them as a standard of behavior। ये कुछ इंपॉर्टेंट अब तक एनालिटिकल स्कूल में एक बात निकल के आई है, जो एचएलए हार्ट के थ्रू आई है। इन्होंने ये कहा कि जो लोग होते हैं ना, लोग जो होते हैं वो फॉलो करते हैं लीगल रूल्स को, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सैंक्शंस का डर है, कि अगर उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया या कमांड ऑफ सॉवरेन को फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे, उनको दंडित किया जाएगा, सजा दी जाएगी। मात्र ये रीजन नहीं है। इन्होंने कहा कि वो क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं लीगल रूल्स को। कैसे? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार करने के मानक के तौर पर। यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब मानक होता है, राइट। व्यवहार का मानक क्या होगा, मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेविंग इन द सोसाइटी। आपको किस तरीके से चलना है, आपको कैसे फॉलो करना है, आपको चीजें कैसे रखनी है, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, समाज में कैसे रहना है, कुल मिला के आपको लॉ अबाइडिंग कैसे रहना है। ठीक है। अगर मैं जेरेमी बेंथम की बात करूं, ऑस्टिन की बात करूं, उन्होंने तो यहाँ पर कह के छोड़ दिया कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन दैट इज बैक्ड बाय द सैंक्शन। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन एचएलए हार्ट एक और व्यू लेकर आते हैं, बोले ठीक है भैया, बैक्ड बाय सैंक्शन है, मात्र आप इतना नहीं कह सकते लोग केवल फियर में उसको फॉलो करते हैं। लोग इसलिए भी उन लॉज को फॉलो करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, वो मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि ये एक नियमित मानक है, कि इतना तो होना ही चाहिए। स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम जनरली कह देते हैं दैट्स नॉट माय स्टैंडर्ड, या मेरे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से लोग उन रूल्स को इसलिए फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी में बने रहने के लिए, सोसाइटी के साथ चलने के लिए, दीज आर फ्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर जिनको आपको फॉलो करना है। आगे चलते हैं। हार्ट्स फ्रेमवर्क एक्सप्लेन्स लीगल वैलिडिटी। ठीक है, विधिक वैधता के बारे में बताते हैं, चेंज परिवर्तन के बारे में, बदलाव के बारे में, और एडजुडिकेशन। ठीक है, एडजुडिकेशन थ्रू सेकेंडरी रूल्स एंड इट रिस्टोर्स द इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द नॉर्मेटिव एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, नॉर्मेटिव एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स है उनका मनोवृत्ति कैसी है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, अलोंग साइड द एक्सटर्नल सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस, दो बाहर के सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ उनका जो नॉर्मेटिव एटीट्यूड है पार्टिसिपेंट का वो कैसा है। देखिए इस लाइन को एक बार फिर पढ़ेंगे हम, ताकि और क्लियर हो जाए। जो हार्ट का फ्रेमवर्क है वो क्या एक्सप्लेन करता है? लीगल वैलिडिटी को करता है, चेंज को करता है, एडजुडिकेशन को करता है, किसके थ्रू करता है? थ्रू सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, प्राइमरी रूल की बात नहीं हो रही। और ये रिस्टोर करता है इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू को, और वो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? द नॉर्मेटिव एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट हैं जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है, उसके साथ साथ एक्सटर्नल सोशियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है गाइज, अब एक टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। वन लाइन समरी मैंने बनाई है। कोर क्लेम क्या है? लॉ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। जब भी हार्ट का जिक्र आएगा तो दिमाग में याद कर लेना P प्लस एस। ठीक है, लॉ इज इक्वल टू यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। नॉर्मेटिव बेसिस क्या है इसका? ठीक है, नॉर्मेटिव बेसिस क्या है? पीपल एक्सेप्ट रूल्स एज स्टैंडर्ड, नॉट ओनली फियर सैंक्शंस। नॉर्मेटिव बेसिस ये है चल हार्ट की इस थ्योरी का, कि लोग इसको स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर मानते हैं, इन रूल्स को तब स्वीकार करते हैं
कि इतना तो होना चाहिए, ना केवल डर से, सैंक्शन के डर से। ठीक है। फंक्शंस, एक्सप्लेन वैलिडिटी, क्या फंक्शन है इसका, ये वैलिडिटी वैधता को बताती है, परिवर्तन को बताती है। और एडजुडिकेशन है जो लीगल सिस्टम है उसके बारे में बात करती है। चलिए आखिरी चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हार्ट देयर आर टू टाइप ऑफ रूल्स इन लीगल सिस्टम। हार्ट के हिसाब से दो तरह के रूल्स होते हैं लीगल सिस्टम में। एक बार जरा मैं इसको थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ, ज्यादा लग रही है। ये ठीक, हाँ ये बेटर है। अकॉर्डिंग टू हार्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स इन लीगल सिस्टम। पहला क्या हुआ, प्राइमरी रूल, दूसरा क्या हुआ, सेकेंडरी रूल्स। अब प्राइमरी रूल्स कौन से हैं भैया? सो प्राइमरी रूल्स आर द रूल्स जो इम्पोज करते हैं ड्यूटी और रेगुलेट करते हैं कंडक्ट को। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करते हैं कंडक्ट को। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिमिनल प्रोहिबिशंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो दोनों पार्टी बताती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो पार्टी चाहिए, दोनों पार्टी बताते हैं भैया मेरी शर्तें ये हैं, आपकी शर्तें, ये बी बताएगा मेरी शर्तें ये हैं, आपको स्वीकार है? जी हाँ स्वीकार है। आपको स्वीकार है? मेरी स्वीकार है। तो ये इन्होंने अपने एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर ली कि जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये एग्रीमेंट हुआ है इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्राइमरी रूल्स आर द रूल्स दैट इम्पोज ड्यूटीज, जो ड्यूटीज इम्पोज करते हैं, कंट्रोल करते हैं कंडक्ट को, जिसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पर क्रिमिनल प्रोहिबिशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। और ये जो प्राइमरी रूल्स होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड बिहेवियरल स्टैंडर्ड फॉर मेंबर ऑफ सोसाइटी बट सफर फ्रॉम थ्री डिफेक्ट्स। लेकिन इनमें तीन डिफेक्ट्स हैं। अब एक बार इस लाइन को देखते हैं। दे प्रोवाइड बिहेवियरल स्टैंडर्ड फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। राइट। अब ये बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स किस तरीके से है? अगर मैं बीएनएस की तरफ चला जाऊं, जिसको हम पहले आईपीसी कहते थे, भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड, ठीक है जी, 1860 था ये। तो इसमें कुछ एक्शंस बता रखे हैं जो क्राइम की श्रेणी में आते हैं, जो ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। राइट। इन जनरली आपका किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, मार पिटाई हो गई, तो एफआईआर होगी। तो कुछ ये बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स हैं कि आपको कैसे रहना है, पीसफुली रहना है, आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, मेक सेंस? तो ये जितने भी इस तरह के स्टैंडर्ड्स हैं जिनके करने पर आपको दोषी ठहराया जा सकता है, जिनके वॉयलेशन पर, स्टैंडर्ड के वॉयलेशंस पे, या जिन एक्शंस को करने से आप एक ऑफेंस क्रिएट कर देते हैं, दीज स्टैंडर्ड्स, बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स इस सोसाइटी में रहने के लिए। अब इस तरीके से सबको समझो, क्योंकि ये जो ऑफेंस लिखे हुए हैं बीएनएस में, ये एक ऑब्लिगेशन भी तो है, ये एक प्रोहिबिशन भी तो है, आपको ये नहीं करना है, अगर आपने कर दिया तो आपको पनिश किया जाएगा। सो दे प्रोवाइड बिहेवियर स्टैंडर्ड फॉर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। लेकिन इनमें भी डिफेक्ट है, तीन डिफेक्ट। व्हेन स्टैंडिंग अलोन, पहले तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। दूसरा हो गया इनका स्टैटिक कैरेक्टर। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। और तीसरा हो गया इन एफिशिएंसी, अक्षमता और अकुशलता। तो तीन बताए इन्होंने, तीन से डिफेक्ट है जब ये स्टैंड अलोन करता है। पहला अनसर्टेनिटी, दूसरा स्टैटिक कैरेक्टर और तीसरा इनएफिशिएंसी। So these defects show why a legal system needs secondary rules to create, modified and adjudicate primary rules. तो प्राइमरी रूल्स को एक्सप्लेन करते हुए एचएलए हार्ट ये कहते हैं कि देखो भैया, प्राइमरी रूल्स तो ये हो गए जो आपके ऊपर ड्यूटी इंपोज करेंगे, आपके कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि सोसाइटी में रहने के लिए बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। लेकिन इनमें डिफेक्ट क्या हुआ? इनमें डिफेक्ट हुआ, पहला ये अनिश्चित है, दूसरा इनका स्टैटिक कैरेक्टर है, स्थिर चरित्र है, और इनएफिशिएंसी, अकुशलता है। तो इन इन चीजों को दूर करने के लिए, इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए, वाई वी नीड सेकेंडरी रूल्स? बिकॉज लीगल सिस्टम में सेकेंडरी रूल्स आएंगे तो वो इनके जो डिफेक्ट्स हैं उसको ठीक करेंगे, क्रिएट, मॉडिफाइड एंड एडजुडिकेट प्राइमरी रूल्स। तो यानी कि प्राइमरी रूल्स को क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और एडजुडिकेट करने के लिए हमारे जो सेकेंडरी रूल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी रूल्स क्या हुआ, प्राइमरी रूल्स के फंक्शन क्या हुए? इम्पोज ड्यूटी, रेगुलेट कंडक्ट। एग्जाम्पल क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस। रोल क्या है? प्रोवाइड बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। और डिफेक्ट्स क्या है? अनसर्टेनिटी, स्टैटिक और स्टैटिक इन नेचर और इनएफिशिएंसी। अब सेकेंडरी रूल्स को देख लेते हैं। सेकेंडरी रूल्स आर द रूल्स अबाउट रूल्स। जी हाँ, सेकेंडरी रूल्स आर द रूल्स। सेकेंडरी रूल्स कौन से रूल्स हैं? दीज आर द रूल्स अबाउट द प्राइमरी रूल्स। सो दे एम्पावर ऑफिशियल्स, प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर चेंज। एम्पावर करते हैं ऑफिशियल्स को और उनको प्रोसीजर बताते हैं, प्रक्रिया क्या होगी चेंज की या आइडेंटिफाई करने की, एक वैलिड लॉ को, एक वैलिड लॉ को चेंज करने की, अमेंड करने की और आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया क्या होगी वो बताते हैं। हार्ट ने डिवाइड किया है इनको तीन टाइप्स में। अगेन फर्दर डिवीजन आ गया। पहला तो सपोज करो रूल ऊपर,
रूल दो टाइप के बताए, प्राइमरी रूल, सेकेंडरी रूल। सेकेंडरी रूल को फर्दर डिवाइड कर दिया तीन जगहों पर। पहला तो हो गया रूल ऑफ एडजुडिकेशन, राइट, रूल ऑफ आरओए, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, उसके बाद रूल ऑफ चेंज, आरओसी, और उसके बाद आरओआर, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। तो तीन तरह के इन्होंने सेकेंडरी रूल्स को तीन जगह डिवाइड किया, रूल ऑफ एडजुडिकेशन, रूल ऑफ चेंज एंड रूल ऑफ रिकॉग्निशन। The presence of these secondary rules converts a collection of primary rules into a functioning legal system capable of adaptation, certainty and authoritative decision making. तो ये कहते हैं कि इन सेकेंडरी रूल का उपस्थित होना, सिस्टम में मौजूद होना, कन्वर्ट्स अ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी रूल्स, जो प्राइमरी रूल्स हैं उनको कन्वर्ट करता है एक फंक्शनिंग लीगल सिस्टम में। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं पैसिवली, अगर एचएलए हार्ट कहते हैं कि सेकेंडरी रूल ना हो तो प्राइमरी रूल्स में ये तीनों डिफेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्टैटिक इन नेचर और इनएफिशिएंसी बने रहेंगे। लेकिन सेकेंडरी रूल्स हैं तो एक लीगल सिस्टम विल बी अ लीगल सिस्टम जो कैपेबल है किस चीज का, अडेप्शन, ग्रहण करने योग्य, सर्टेनिटी, उसमें निश्चितता आएगी, और ऑथोरेटेड डिसीजन मेकिंग में इट विल बी सक्सेसफुल, राइट। तो ये सेकेंडरी रूल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और इजेंशियल अकॉर्डिंग टू एचएलए हार्ट। अब टाइप देख लो भैया इसका, फंक्शन और एग्जांपल देख लो। रूल ऑफ एडजुडिकेशन क्या होता है? अनेबल कोर्ट्स टू डिसाइड डिस्प्यूट। जी हाँ, ये जो हमारी न्यायपालिका जो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करती है उसमें हेल्प करता है। एग्जांपल, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन प्रोविजंस। रूल ऑफ चेंज क्या हुआ? ऑथोराइज क्रिएशन एंड अमेंडमेंट ऑफ रूल्स। रूल ऑफ चेंज ये ऑथोराइज करता है, आप नए रूल्स बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग रूल्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर। उसके बाद आता है रूल ऑफ रिकॉग्निशन, मान्यता का नियम। क्राइटेरिया फॉर लीगल वैलिडिटी, यानी कि एक लॉ है वो वैलिड होगा, उसको वैलिड करने का क्राइटेरिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया इसमें एग्जांपल के तौर में, भारतीय संविधान, स्टैट्यूट्स आ गए, प्रेसिडेंट्स आ गए, राइट। अब डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स में? सो प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल का एक डिफरेंस देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन, प्राइमरी रूल इंपोज करता है ड्यूटी, कंसर्न किस चीज से? ये एक्शन विच इंडिविजुअल मस्ट डू और मस्ट नॉट डू, क्रिमिनल लॉ, टोर्ट एक्सेट्रा, कि आपको कौन से एक्शंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं। सेकेंडरी रूल क्या है? कंफर्म पावर आइदर पब्लिक और प्राइवेट, जैसे मैरिज हो गई, विल हो गई, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। सेकेंडरी रूल्स आर ऑल कंसर्न विद प्राइमरी रूल्स, ठीक है। सेकेंडरी रूल्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी रूल्स, कंसर्न विद प्राइमरी रूल्स। इंपॉर्टेंट नोट्स लेते जाइए। हार्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल कैन बी सीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। पता ही होगा आप लोगों को, आर्टिकल 32 हुआ सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है गाइस, और 226 हुआ हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन। अंडर आर्टिकल 232 एंड 226 कोर्ट हैव पावर टू सेटल डिस्प्यूट व्हिच केम बिफोर देम, बिल्कुल ठीक है। अंडर आर्टिकल 368 where the parliament can amend the law, this power is in the limitation where they cannot alter the basic structure of the constitution। केशवानंद भारती वाला केस याद आ गया होगा आपको, स्टेट ऑफ केरला। एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड केस टू केस व्हाट इंक्लूड इन बेसिक स्ट्रक्चर। जी हाँ, तो 368 में पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में डिसाइड हो गया था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैपिंग देखिए, इसके हिसाब से सेकेंडरी रूल्स, एग्जांपल सेकेंडरी रूल्स कौन से हुए? रूल ऑफ एडजुडिकेशन 32, 131, 136, आर्टिकल 323A, 323B, कोर्ट्स पावर टू डिसाइड डिस्प्यूट। रूल ऑफ चेंज क्या हुआ? आर्टिकल 368, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। और रूल ऑफ रिकॉग्निशन क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, प्रेसिडेंट, क्राइटेरिया फॉर लीगल वैलिडिटी इन प्रैक्टिस। ये टेबल बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, अगर एग्जाम में लिखा है, लॉ कॉलेज में है आप लोग, गजब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ लॉ एज हार्ट पोज्ड। अब नेचर ऑफ लॉ किस तरह का है? जैसे एचएलए हार्ट ने बताया है, लॉ कंसिस्ट ऑफ नॉर्म विद ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, ठीक है। आवश्यकता की बात हो रही है यहाँ, आवश्यकता की। लॉ कंसिस्ट ऑफ नॉर्म्स, कुछ नियम कायदे हैं लॉ में, विद ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, जिनको आप लागू कर सकते हैं, ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी, एंड नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर, ठीक है। नॉन ऑप्शनल कैरेक्टर मतलब अनिवार्य, वर्ण आवश्यक होता है। दीज नॉर्म्स आर सब्जेक्ट टू द फॉर्मलाइजेशन, औपचारिकरण कहते हैं फॉर्मलाइजेशन को। लेजिस्लेशन, कानून बनाना, एंड एडजुडिकेशन, एडजुडिकेट करना, उन नियमों और उन कानूनों के आधार पर डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना। तो लॉ कंप्राइज सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम होते हैं, दैट हैव इवोल्व टू टेक ऑन द फॉर्म ऑफ लीगल रेगुलेशन। वो जो सामाजिक नॉर्म्स होते हैं बाद में इवोल्व होकर लीगल रेगुलेशंस के रूप में आ जाते हैं।
वही वाली चीज, कस्टम्स वाली चीज, कस्टम का एक एलिमेंट है, लंबे समय तक प्रैक्टिस किया, बाद में विधि ने उसको मान्यता दी और वो कानून के रूप में आ गया है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में सप्तपदी हो गया। द टर्म लॉ रेफर्स टू सेट ऑफ पब्लिकली असरटेनेबल रेगुलेशंस। तो ये सिंपल है। लॉ का मतलब ये है कि सेट ऑफ पब्लिकली असरटेनेबल रेगुलेशंस, ऐसी रेगुलेशन जो पब्लिकली असरटेनेबल है, स्वीकार हैं, अडेप्टिव हैं और फॉलो की जाती हैं। अब लीगल रूल्स और ड्यूटीज के बारे में हार्ट क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि लीगल रूल एस्टेब्लिश कोड ऑफ बिहेवियर विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ कंप्लायंस। जो लीगल रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं और उनके साथ एक एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका कंप्लायंस होगा, आप इनको मानेंगे। कंप्लायंस का मतलब अनुपालन, कि इनका पालन किया जाएगा। सो लॉ सेट्स स्टैंडर्ड रेदर देन क्रिएटिंग होली न्यू moral demands. People follow rules partly because they expect others to do the same. This perspective emphasizes duty over coercion and highlights the rule of social acceptance. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉ सेट स्टैंडर्ड रेदर देन क्रिएटिंग होली और न्यू मॉरल डिमांड्स, बजाय नई मॉरल डिमांड्स क्रिएट करने के लिए ये सेट करता है कुछ स्टैंडर्ड्स को, और पीपल फॉलो करते हैं रूल्स को बिकॉज दे एक्सपेक्ट अदर टू डू सेम, कि दूसरे भी फॉलो करें। और यही दृष्टिकोण एम्फेसिस करता है ड्यूटी ओवर कोअर्शन को। एचएल हार्ट ने शुरू में कहा था ना कि भैया, जैसा कि ऑस्टिन ने, श्रीमान ऑस्टिन ने कहा कि लोग इसलिए मानते हैं कमांड ऑफ सोवरेन को क्योंकि सैंक्शन का फियर है। तो ये लाइन उसी चीज को एक्सप्लेन करती है आगे कि दिस पर्सपेक्टिव एम्फेसाइजेस ड्यूटी ओवर कोअर्शन। बजाय डर के लोग इसको अपना कर्तव्य समझते हैं। लोग कहते हैं कि ये मानते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है इसको फॉलो करना। एंड एंड दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस। और जब लोग बिना डरे कानून को मानते हैं, बिना ये सोचे कि अगर मैंने इसको नहीं माना तो मुझे दंडित किया जाएगा, खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जब लोग ये सोचते हैं नहीं मेरे देश में ये कानून लागू है, मेरे इलाके में ये रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ है, मुझे इसको फॉलो करना है, तो ये एक अंदर से आता है कि दिस इज द ड्यूटी टू फॉलो, डर की बात नहीं है। ठीक है, और ये किस चीज से आता है? सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकार्यता से। ठीक है, क्योंकि मैं भी फॉलो कर रहा हूं, आप भी फॉलो कर रहे हैं। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, लो सेट स्टैंडर्ड रेदर देन क्रिएटिंग होली न्यू मोरल डिमांड्स, पीपल फॉलो रूल्स पार्टली बिकॉज दे एक्सपेक्ट अदर्स टू डू द सेम। ठीक है, वो दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी उसको फॉलो करेंगे। रोल देख लीजिए, एस्टेब्लिश कोड ऑफ बिहेवियर, ये लीगल ड्यूटीज के बारे में है। एस्टेब्लिश कोड ऑफ बिहेवियर, स्टैंडर्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन, एक्सपेक्टेशन क्या है? कंप्लायंस होगा, माना जाएगा ड्यू टू सोशल नॉर्म्स, नॉट ओनली फियर ऑफ सैंक्शन। यहाँ पर ये बिल्कुल एंटी ऑस्ट्रेनियन हो जाते हैं चले हार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ट्रैफिक लॉज, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज, पीपल ओबे बिकॉज अदर डू टू। दूसरे भी ओबे करते हैं ना, मैं थोड़ी ना खड़ा होता हूँ रेड सिग्नल पे लेके अपनी गाड़ी को, आप भी तो खड़े होते हैं, शर्मा जी भी खड़े होते हैं, मेहता जी भी खड़े होते हैं, ठीक है, रावत जी भी खड़े होते हैं, नेगी जी भी खड़े होते हैं, सब खड़े होते हैं ना जब लाल बत्ती होती है। जो नहीं खड़े होते हैं उनको फाइन आ जाता है घर पे। अब ड्यूटी वर्सेस कोअर्शन देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ड्यूटी वर्सेस कोअर्शन, खासकर एचएलए हार्ट को पढ़ते वक्त, क्योंकि एचएलए हार्ट ने कहा कि लोग केवल सैंक्शन की वजह से फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को, वो इसलिए भी फॉलो करते हैं बिकॉज दिस इज द ड्यूटी, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी उसको फॉलो करें। राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यूटी वर्सेस कोअर्शन का एक डिफरेंस पढ़ना। Hart stated the law is more concerned with duty than coercion. Individual cannot be forced to obey the law. They are considered to have a duty to do so. आप फोर्स नहीं कर सकते, एक ड्यूटी वाला एलिमेंट उनके अंदर डालना पड़ता है, दैट्स व्हाई दे फॉलो द रूल्स। अब ड्यूटी क्या है? नॉर्मेटिव ऑब्लिगेशन टू फॉलो रूल्स, इंटरनल एक्सेप्टेंस बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कोर्शन क्या है? एक्सटर्नल एनफोर्समेंट बाय द सेक्शंस। ड्यूटी क्या हुई? नॉर्मेटिव ऑब्लिगेशन टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, आपने अपने आप को इतना सुसंस्कृत किया और आप इतने संस्कारी हैं अपने नियमों के प्रति, उनको इतने मानने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं कि भैया नहीं, ये तो मेरी ऑब्लिगेशन है, मुझे तरीके से कानूनों को, रूल्स को मानते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इंटरनल एक्सेप्टेंस, ये अंदर से आ रही है, आंतरिक स्वीकार्यता। कोर्शन क्या हुआ? एक्सटर्नल एनफोर्समेंट, डंडा लेके खड़ा है सिर पे कोई सैंक्शंस का, जैसे पुलिस हो गई, कोर्ट्स हो गई, पेनल्टीज। हार्ट का व्यू क्या है? बोथ एलिमेंट को एग्जिस्ट इन लॉ, साथ के साथ चलते हैं दोनों एलिमेंट, ड्यूटी और कोर्शन लॉ में। ड्यूटी एक्सप्लेन नॉर्मेटिव फोर्स, कोर्शन एनफोर्स इट। राइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अगला हमारा इस विषय पे क्या टॉपिक है। यह है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट, तो ये काफी स्पेस यहाँ पर छूट गया है, काम आएगा।
ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट, हार्ट डिस्टिंग्विश द इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, participant accepts rule as standards, rule is accepted by people from the external point of view, habitually obeyed as described by Austin, observer describe behavior and predict sanctions। तीन चीजें हैं यहाँ पे। हार्ट ने जो डिस्टिंग्विश किया है इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पार्टिसिपेंट एक्सेप्ट रूल्स एज स्टैंडर्ड, रूल इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। यानी कि इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि आप आंतरिक तौर पर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टिंग्विश किया है हार्ट ने इसके, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हैबिचुअली ओबेड एज डिस्क्राइब्ड बाय ऑस्टिन, ऑब्जर्वर डिस्क्राइब बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट सैंक्शन। और एक्सटर्नल व्यू क्या हुआ कि भैया हैबिचुअली कर रहे हो आप ओबे इसको, क्योंकि आपको सैंक्शंस आपके बैक ऑफ माइंड चल रहे हैं कि नहीं किया तो दिक्कत होगी। अ फुल थ्योरी ऑफ लॉ रिक्वायर्स बोथ पर्सपेक्टिव। अगर आपको लॉ की फुल थ्योरी में जाना है तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एक साथ रखने पड़ेंगे, वरना सेम पेज और एक साथ ही आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि ऑस्टिन ने तो केवल कह दिया था भैया एक्सटर्नल है, सैंक्शंस की बात है। हार्ट यहाँ पे कह रहे हैं नहीं भैया इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि लोग केवल डर की वजह से ही लोग को फॉलो नहीं करते, वो एक ड्यूटी भी समझते हैं उसको। ठीक है, अब एक टेबुलर फॉर्म में इसको समझते हैं विद एग्जांपल। तो फोकस क्या है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू का, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और सैंक्शंस। इंटरनल का क्या है, एक्सेप्टेंस एज स्टैंडर्ड, कि समाज में रहना है तो नियम कायदों को मानना पड़ेगा। डर की बात नहीं है यहाँ, आंतरिक निकल के आ रहा है अंदर से। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, सेंस क्या हुई, समथिंग इंटरनल, समथिंग इंटेलेक्चुअल, समथिंग कम फ्रॉम इनसाइड, राइट। एक्सप्लेन्स कंप्लायंस एज अ हैबिट और फियर, अनुपालन आप करते हैं आदतन, की लाल बत्ती हुई है तो रुकना है, या फिर डर से। जनरली कुछ लोग जंप कर जाते हैं रेड लाइट को, लेकिन अगर वहां पर पुलिस खड़ी है तो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि चलान हो जाएगा। कंप्लायंस एज नॉर्मेटिव कमिटमेंट, हार्ट का क्लेम क्या है, एक्सटर्नल अलोन इज इनसफिशिएंट, यहां बिल्कुल उस चीज से अलग हो गई है। इंटरनल व्यू पॉइंट इजेंशियल है, राइट। अब सेकेंडरी रूल्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स बाय एच हार्ट। जो बैकग्राउंड में आपको नॉइज आ रहा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास लगा के भी उस नॉइज को कम नहीं कर सकता हूं। आगे से मैं ध्यान रखूंगा समय का रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो प्लीज आज इसको देख लीजिए। तो सेकेंडरी रूल फर्दर डिवाइडेड टू थ्री टाइप्स बाय हार्ट। पहला तो हो गया रूल ऑफ एडजुडिकेशन, ठीक है। एम्पावर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड डिस्प्यूट। एडजुडिकेट कैसे करेंगे, वो एडजुडिकेट का मतलब होता है न्यायिक निर्णय, एडजुडिकेट करना, निर्णय सुनाना, मुकदमा सुनना। तो ये कोर्ट को भी एम्पावर करता है डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए, रूल ऑफ एडजुडिकेशन। दीज रूल अनेबल कोर्ट टू डिसाइड अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट। कोर्ट को इतनी शक्ति देता है रूल ऑफ एडजुडिकेशन कि भैया आप इसको डिस्प्यूट को डिसाइड कीजिए। अब ये क्या है कि देखो बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, जुरिस्डिक्शन होते हैं कोर्ट के। एक तो टेरिटोरियल हो गया, दूसरा पिक्यूलर हो गया, मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, भैया इतने पैसे तक के मुकदमे ये वाला कोर्ट सुनेगा, इससे ज्यादा के मुकदमे ये वाला कोर्ट सुनेगा। और दूसरा टेरिटोरियल क्या हो गया, भैया ये एक थाना है, पर्टिकुलर थाना है, और इस थाना क्षेत्र है, तो इस थाने से रिलेटेड सारे मुकदमे किसके पास जा रहे हैं, एसीजेएम 1 के पास जा रहे हैं। तो अगर इस थाने से बाहर का मुकदमा है तो एसीजेएम नहीं सुनेगा, रूल ऑफ एडजुडिकेशन उसको अलाउ नहीं करता। सपोज करो एसीजेएम सुन पा रहा है 10 लाख तक के मुकदमे, लेकिन इसी थाना क्षेत्र की घटना है जिसमें चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया, 10 लाख तक के मुकदमे आपको सुनने हैं, लेकिन ये 20 लाख का मामला है। लेकिन रूल ऑफ एडजुडिकेशन ने एसीजेएम को कहा है कि भैया ये तो 20 लाख का मामला है, आप नहीं सुन सकते। तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन होता है जो एम्पावर करता है कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया ताकि जो पॉइंट है थोड़ा सा और क्लियर जाए। रूल ऑफ चेंज पे आ जाते हैं, खासकर इसमें हमने देखा अमेंडमेंट के तौर पे हम इसको देखते आ रहे हैं, चले हार्ट के पर्सपेक्टिव में। तो रूल ऑफ चेंज ऑथराइज करता है क्रिएट करने के लिए, अमेंड करने के लिए, और रिपील ऑफ द रूल्स, जो काम के नहीं रहे हैं उनको रिपील कर दो, हटा दो, या जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। So legislative body derived its power to make laws and should have the power to change law. Simple है। This power include the power to repeal and remove difficulties. Right? चलिए अब रूल ऑफ रिकॉग्निशन देख लेते हैं, मान्यता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन होगा वो, तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन मान्यता का नियम। तो प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर लीगल वैलिडिटी एंड आइडेंटिफाइज व्हाट काउंट एज लॉ एंड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑफ द रूल ऑफ लीगल सिस्टम। ये रूल ऑफ रिकॉग्निशन एक क्राइटेरिया देता है लीगल वैलिडिटी के लिए कि भैया किस लॉ को, किस रूल को आप लीगली वैलिड मान सकते हैं, और आइडेंटिफाई करता है कि किस को आप कानून के तौर पे, एक लॉ के तौर पे काउंट कर सकते हैं। एंड एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑफ द रूल ऑफ लीगल सिस्टम, तो उसकी एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी के बारे में बात करता है। हार्ट होल्ड दिस आउट एज अ रेमेडी फॉर अनसर्टेनिटी।
और रूल ऑफ रिकॉग्निशन को हार्ट कहते हैं कि ये रेमेडी है, दवाई है, ये उपचार है, किसके लिए? अनसर्टेनिटी के लिए। प्राइमरी रूल्स को कहा था ना उसने, अगर इफ स्टैंड अलोन तो 3 डिफेक्ट आते हैं, उनमें से एक अनसर्टेनिटी था। तो रूल ऑफ रिकॉग्निशन जो कि सेकेंडरी रूल है, उसको इलाज मानते हैं एचएलए हार्ट, किसका? प्राइमरी रूल की, जो डिफिकल्टी है अनसर्टेनिटी के रूप में उसका। सो हार्ट इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ रिकॉग्निशन इन हिज इन्फ्लुएंशियल वर्क। तो इनका जो इन्होंने बुक लिखी है द कंसेप्ट ऑफ लॉ, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है दिस रूल सर्व एज मेटा रूल। मेटा रूल मतलब नियमों का नियम, बादशाहों का बादशाह, ठीक है, सम्राटों का सम्राट कहते हैं ना। मेटा रूल मतलब नियमों का सबसे बड़ा रूल। तो दिस रूल सर्व एज अ मेटा रूल दैट अप्लाइज द स्टैंडर्ड बाय विच लॉज आर आइडेंटिफाइड एंड वैलिडेट विद इन लीगल सिस्टम। मेटा रूल है जो एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड को कि किसको हम एज अ लॉ आइडेंटिफाई करेंगे, किसको हम वैलिडिटी देंगे लीगल सिस्टम में। सो इट इजेंशियली आंसर द क्वेश्चन व्हाट काउंट एज लॉ। तो याद रखना है एचएलए हार्ट का जो मेटा रूल है वो इस क्वेश्चन का जवाब देता है कि किसको आप कानून मान सकते हैं। अब फंक्शन ऑफ रूल ऑफ रेगुलेशंस के फंक्शन क्या है? रूल ऑफ रेगुलेशंस के आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलिड लॉज को आइडेंटिफाई करना, सोशल एक्सेप्टेंस सामाजिक स्वीकार्यता, रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट और झगड़ों का निपटारा। ठीक है गाइस, अब सेकेंडरी रूल्स के टाइप्स देख लेंगे हम एग्जांपल के तौर पे। तो रूल ऑफ एडजुडिकेशन का फंक्शन क्या है? अनेबल कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट। एग्जांपल आर्टिकल 32, 131, 323 ए, 323 बी। आगे चलते हैं। रूल ऑफ चेंज क्या करता है? ऑथराइज लॉ मेकिंग एंड अमेंडमेंट। चेंज आया ना, लॉ मेकिंग और अमेंडमेंट की बात करता है। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, क्राइटेरिया फॉर लीगल वैलिडिटी। इसमें खुद कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट और जुडिशियल प्रेसिडेंट आ जाएंगे, क्योंकि संविधान में जो आ गया वो कानून, स्टैट्यूट का मतलब भी कानून होता है, पार्लियामेंट ने बनाया वो कानून, जुडिशियल प्रेसिडेंट न्यायिक मिसाल यानी कि प्रेसिडेंट फॉलोज होते हैं, वो भी कानून बनते हैं। अब रूल ऑफ रिकॉग्निशन को देख लीजिए। is a social rule of recognition is a social rule accepted by the official that specify criteria for legal validity। ये सोशल रूल ऑफ रिकॉग्निशन एक सोशल रूल है जिसको ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मतलब यहाँ पर स्टेट मान के चलिए, स्टेट एक्सेप्ट करता है, और वो जो क्राइटेरिया देता है रूल ऑफ रिकॉग्निशन जिससे एक लॉ को लीगल वैलिडिटी मिले। ठीक है, सपोज हिंदू मैरिज एक्ट हो गया। शादी कैसे होती है हमारे यहाँ? 7 फेरे लेकर। कब से होती आ रही है? ये सदियों से, आदिकाल से, ये ग्रंथों में वर्णित है। ठीक है, लिखा हुआ है कि शादी कैसे होगी। तो ऑफिशियल्स एक्सेप्ट करते हैं इसको, यानी कि स्टेट एक्सेप्ट करता है, और ये लीगल वैलिडिटी का क्राइटेरिया मिल गया, क्योंकि एक तो बहुत ही प्राचीन है, ये प्राचीनतम होता है ना, कस्टम के एसेंशियल्स जब हमने पढ़े थे कि ये बहुत पुराना होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, आज की तारीख तक फॉलो होना चाहिए बिना किसी इंटरप्शन के, तो तब इसको लीगल वैलिडिटी मिलती है। इट परफॉर्म 3 मेन फंक्शन, इसके आगे 3 मेन फंक्शन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलिड लॉज, किसके हैं ये? रूल ऑफ रिकॉग्निशन के 3 फंक्शन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैलिड लॉज, सोशल एक्सेप्टेंस बाय ऑफिशियल, एंड रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अबाउट लीगल स्टेटस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना एक बार अगर कुछ हो तो। सो इसकी टेबुलर फॉर्म देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन टेल हाउ टू आइडेंटिफाई वैलिड लॉ। ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करता है, बताता है हमें कि वैलिड लॉ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। विच नॉर्म्स काउंट एज अ लॉ। सोशल एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड बाय ऑफिशियल एज ऑथोरिटेटिव। ठीक है, उसको एज ऑथोरिटेटिव ऑफिशियल एक्सेप्ट करते हैं। जजेस एंड ऑफिशियल फॉलोज रूल ऑफ रिकॉग्निशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रोवाइड स्टैंडर्ड टू सेटल लीगल क्वेश्चंस। लीगल क्वेश्चंस को सेटल करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है वो प्रोवाइड करवाता है। कोर्ट यूज रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन टू डिसाइड वैलिडिटी। अब चलते हैं लॉ एंड मॉरलिटी, जिसका मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। एचएलए हार्ट के लिए एनालिटिकल स्कूल में हार्ट है जिनके लिए मॉरलिटी इंपॉर्टेंट है, जो मॉरलिटी को वैल्यू करते हैं, सम्मान देते हैं। नहीं तो ऑस्टिन ने तो बिल्कुल ही इसको कह दिया था कि भैया हमें जैसे मत गिनिए कानून के साथ मॉरलिटी को, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। So according to HLA Hart, it is necessary for law and morality to have certain element of natural law as a logical necessity। HLA Hart ने कहा कि लॉ और morality के लिए बहुत जरूरी है कि उनके पास एक एलिमेंट हो नेचुरल लॉ का, क्योंकि ये एक लॉजिकल नेसेसिटी है। Morality is implicit in Hart's positive law। कहा ना इन्होंने पॉजिटिव लॉ को मॉडिफाई किया, तो हार्ट के जो पॉजिटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है उसमें मॉरलिटी निहित है। ठीक है, उसके अंदर है। विच ही डिस्क्राइब एज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, जिसको इन्होंने मॉरलिटी को, जिसको इन्होंने जो इनके पॉजिटिव लॉ में इम्प्लिसिट है उसको डिस्क्राइब कैसे किया? ये एक गठबंधन है प्राइमरी रूल्स का और सेकेंडरी रूल्स का, राइट। सो इंडिविजुअल बीइंग मेंबर ऑफ सोसाइटी फील मोरली बाउंड टू अबाइड बाय दीज रूल्स।
जो इंडिविजुअल है सोसाइटी का, जो लॉ को मानता है, वो अपने आप को नैतिक तौर पर मोरली मानता है कि मुझे ये मानने चाहिए कानून। दीज रूल बोथ एज ए मैटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए पूरक भी हैं। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है कि जब एचएलए हार्ट एनालिटिकल स्कूल में होते हुए मोरालिटी को इतनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि जब एचएलए हार्ट ने ये कह दिया बिल्कुल ऑस्टिन से अगेंस्ट होकर, ऑस्टिन ने कहा लोग इसलिए कानून को मानते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि दंड लग जाएगा, फाइन हो जाएगा। एचएलए हार्ट ने कहा लोग कानून को मानते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, इस बात से नहीं मानते हैं कि दंड लगेगा। ठीक है, आपकी बात ठीक है सर ऑस्टिन, लेकिन इस वजह से भी मानते हैं कि वो मोरली अपने आप को बाउंड समझते हैं इन कानून, नियम और कायदों को मानने के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी में रहने का एक स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है, राइट। अब जब एचएलए हार्ट ऑस्टिन की इस बात को डिनाई कर रहे हैं, मतलब पार्शियली एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है फियर ऑफ सैंक्शंस है, लेकिन कुछ और भी है, क्योंकि लोगों को अंदर से आता है, दिस इज द इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, पढ़ा ना हमने अभी ऊपर कि नहीं, आई एम द लॉ अबाइडिंग सिटीजन नॉट बाय द फियर, बट ये एक स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, मुझे मानना पड़ेगा, तो इसलिए इनको मॉरलिटी को तो लाना ही लाना पड़ा, इसलिए मॉरलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिलेशन, हार्ट व्यू, डिस्टिंक्ट बट इंटरेक्टिंग, ठीक है, मॉडरेट पॉजिटिविज्म को मॉडरेट किया। नेसेसिटी क्या है, सम मोरल एलिमेंट में बी नेसेसरी। मॉरल नॉर्म सपोर्ट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाली बात आ गई। रोल, मोरलिटी सप्लीमेंट लीगल नॉर्म्स, जी हाँ, कानून को मोरलिटी सप्लीमेंट करती है, ठीक है, सहयोग करती है, नॉट आइडेंटिकल टू लॉ, हालांकि आइडेंटिकल टू लॉ नहीं है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ मोरलिटी, मोरलिटी को भी इन्होंने बताया इसके 4 टाइप है। एक तो इंपॉर्टेंस, दूसरा इम्यूनिटी फ्रॉम डेलिबरेट चेंज, जानबूझकर किए गए बदलाव से इम्यूनिटी। तीसरा वॉलेंट्री कैरेक्टर ऑफ मॉरल ऑफेंस, ठीक है। चौथा फॉर्म ऑफ मॉरल प्रेशर विच सेपरेटेड फ्रॉम एटिकेट, जो इसको एटिकेट से अलग करता है, कस्टम से करता है और अदर सोशल रूल से करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। आलोचना जरूरी है, क्रिटिसिज्म हार्ट के कॉन्सेप्ट का। हार्ट थ्योरी ड्रू मेजर क्रिटिक्स, इनके बहुत सारे क्रिटिक्स हुए हैं, जिसमें रोनाल्ड डॉकिन हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आर्ग्यू लॉ इंक्लूड प्रिंसिपल्स, लॉ में सिद्धांत है, केवल रूल ही नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं लॉनेल फुलर, इंसिस्टेड लॉ मस्ट मीट इंटरनल मॉरल स्टैंडर्ड्स, राइट। क्रिटिक्स क्वेश्चन वेदर द प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्टिंक्शन द रूल ऑफ रिकॉग्निशन फुल्ली कैप्चर लीगल कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्वेश्चन किया क्रिटिक्स ने। एक मिनट, ये ज्यादा आगे चला गया, ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिक देख लीजिए कौन है, रोनाल्ड डॉकिन। इन्होंने कहा लॉ इंक्लूड प्रिंसिपल बियॉन्ड रूल्स, की रूल्स के बाद भी लॉ में प्रिंसिपल होते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। नॉट जजेस इंटरप्रेट प्रिंसिपल्स, नॉट ओनली अप्लाई रूल्स। लॉन एंड फुलर ने कहा लॉ मस्ट सेटिस्फाई इंटरनल मॉरलिटी, इंटरनल मॉरलिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए लॉ के द्वारा। दूसरा प्रोसीजरल मॉरलिटी नेसेसरी फॉर लॉज लेजिटिमेसी। तीसरा है वेरियस स्कॉलर्स, ठीक है, इन्होंने कहा डाउट अबाउट यूनियन ऑफ रूल्स कैप्चरिंग प्रैक्टिस, डाउट था इनको यूनियन ऑफ रूल्स के बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीगल रीजनिंग हाईलाइटेड, कि लीगल रीजनिंग कितनी कॉम्प्लेक्स है उसको हाईलाइट किया। अब चलते हैं एचएलए हार्ट के जो मेजर वर्क्स हैं, ये इसलिए लेके आया हूँ, कौन कौन सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, क्योंकि यूजीसी में पूछते हैं। कॉजेशन इन द लॉ 1959 में, ऑन कॉजेशन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। दूसरा द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जिसमें इन्होंने अपने इसको रूल ऑफ रिकॉग्निशन को इंट्रोड्यूस किया 1961 में, इंट्रोड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल, रूल ऑफ रिकॉग्निशन। तीसरा लॉ लिबर्टी एंड मॉरलिटी 1963 में, एक्सप्लोर लॉ मॉरलिटी रिलेशंस। दूसरा पनिशमेंट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी 1968 में, ऑन क्रिमिनल लॉ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और पांचवा एस्से इन जूरिस्प्रूडेंस एंड फिलोसफी, एस्सेज हैं बहुत सारे 1983 के आसपास, ये कलेक्टेड एस्सेज हैं, तो मैं इंक्लूड कर लिए हैं। तो गाइज इसी के साथ हम एचएलए हार्ट पर आज के लेक्चर को विराम देंगे, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, कोई क्वेश्चन पूछिए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे। और ये जो नोट्स है ना, इसमें कंप्लीट कवरेज है, इस पर यूजीसी नेट सिलेबस, एग्जाम फोकस है। अभी हमारी जो वेबसाइट है www.legal studies उस पे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 2004 से लेके लगभग 2026 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम वेबसाइट पे डालने का प्लान बना रहे हैं, जल्दी कर देंगे, राइट। तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर TLS UGC नेट लॉ, और हमारी वेबसाइट है logicalstudies.com, जाके एक बार प्लीज एक्सप्लोर जरूर करना है इसको 2 मिनट के लिए, ठीक है। ये खुद ही बनाई है मैंने, बनवाई नहीं है किसी से, तो एक बार देखना कैसी है, काम की है या नहीं है, प्लीज मुझे बता देना।
और व्हाट्सएप पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं 7302606241। तो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।